तो डिस्कस करना शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये फिनोमिना क्या चीज है, तो कुछ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ इसे समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एक ग्लास है, एक कप है, और हम इसमें एक सिक्का रखते हैं, और ये सिक्का हमें कप को थोड़ा आगे करते हैं कि सिक्का हमें दिख नहीं रहा है, हमारे आउट ऑफ साइट है। और जैसे ही अब इस कप में हम पानी डालना शुरू करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिक्का हमें दिख नहीं रहा था वो सिक्का हमें दिखने लग रहा है। तो ऐसा ये एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही है, जो सिक्का अभी दिख नहीं रहा था, पानी डालते ही सिक्का हमें दिखने लग रहा है। और जैसे जैसे हम पानी भरते जा रहे हैं सिक्का और ज्यादा हमें दिखते रह रहा है कि अब तो पानी पूरा भर दिया तो पूरा का पूरा सिक्का हमें दिख रहा है, पूरा सिक्का दिख रहा है जबकि दिख नहीं रहा था अभी तक। तो इस तरीके के हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि जहां से हम ये देखते हैं कि लाइट जब ऐसे मीडियम्स से गुजरती है तो बड़ा अजीब सा बिहेव करती है। इस चीज को कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहां पे वेजिटेबल ऑयल और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो जब ऑयल से भर जाता है ये पूरा कंटेनर तो ये अंदर वाला जार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन हमने इस सेंस में कुछ एग्जांपल्स देखे। अब जरा हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ पूल। तो ये पूल है और कर्व्ड सरफेस है, तो आप देखेंगे कि कितना चेंज नजर आ रहा है कि आदमी का सर कहीं और है लेकिन बॉडी कहीं और दिखाई दे रही है। जब हम बिल्कुल सामने आ जाएंगे तो फिर अब मैच कर रहा है कि सर और बॉडी अब मैच कर रहा है। पानी से जब रेज लाइट की तरफ, लाइट रेज जब पानी से बाहर आ रही है तो चेंज हो रहे हैं उनका डायरेक्शन। और इसी चीज को हम ऑब्जर्व करें अगर तो ग्लास स्लैब के थ्रू, तो पहला केस तो ये रहा कि जो लाइट रेज बिल्कुल जिस सरफेस पे टकराएंगी, इस सरफेस पे अगर नॉर्मल बनाए तो 0 डिग्री बना रहे हैं ये लाइट रे इस नॉर्मल के साथ। तो ये लाइट रे बिल्कुल 0 डिग्री पे आई है, ग्लास के अंदर घुसी है, सीधा सीधा गई और सीधा सीधा निकल गई। तो इस चीज को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे किसी मीडियम से गुजरती हुई जाए और कहीं से बाहर निकल जाए। अभी तक रिफ्लेक्शन था कि लाइट रे आके टकरा के कहीं चली जा रही। तो रिफ्रैक्शन, अब यहां पे हम देखेंगे जैसे जैसे हम एंगल बनाते हैं तो हम ये देखेंगे कि कुछ अलग सी चीज हो रही है। लाइट रे आ रही है, थोड़ी सी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हल्का सा बहुत फेंट सा आपको दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये नॉर्मल ये रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे थोड़ी लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और हम देखते हैं कि डेविएशन है। लाइट रे आ रही थी इस रास्ते, तो इसे चले जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन ये इस रास्ते जाने के बजाय लाइट रे थोड़ा सा मुड़ गई, और अब ये पूरे के पूरे रास्ते में सीधा सीधा जा रही है, और जैसे ही ग्लास स्लैब से निकल रही है वापस से फिर दूसरी तरफ मुड़ जा रही है। तो ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि डेविएशन भी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डेविएशन कि लाइट रे कहां चली जानी चाहिए थी लेकिन ये लाइट रे डेविएट हुई, और फिर कहां जानी चाहिए थी फिर से डेविएट हुई। दो बार लाइट रे डेविएट हो रही है। जब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और यहाँ पे फिर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो उसका पाथ चेंज होता है। तो ये चीज रिफ्रैक्शन, थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी। और ये जैसे अब यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट जहां पे हो रही है अंदर की तरफ है, तो ये कॉनकेव सरफेस पे रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये किस तरीके से डेविएट हो रही है ये देखिए। ये वैसे ही जो स्विमिंग पूल का हमने अभी वीडियो देखा था वो भी मोर और लेस ऐसे ही था। लाइट रे आ रही है कहीं से और फिर टेढ़ी हो रही है लाइट रे,
तो हमें जो सीधी लाइट रे आ रही है उसका सर हमें अलग एंगल में दिख रहा है, उसकी बॉडी अलग एंगल में दिख रही है। तो ये प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन का। और हम देख भी पाएंगे कि लाइट कहां से डेविएट हो रही है, सब कहीं फोकस पे जाके मिलती जरूर है। हम देख रहे हैं कि लाइट रे आ रही है और फिर एक पॉइंट पे आके जैसे मिल रही है, उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हम ग्लास स्लैब के जरिए हम देख सकते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब एंगल बहुत बदल जाता है या एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम जैसे यहां देखिए, हम जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो लाइट रे निकल रही है यहां से, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, उसका एंगल घटता ही जा रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि इससे ज्यादा हम एंगल बढ़ाएंगे तो ये यहां पे अभी देखिए बिल्कुल हल्की हल्की निकल रही है, रिफ्रैक्शन कम होते जा रहा है और रिफ्लेक्शन ज्यादा होते जा रहा है। और एक पॉइंट पे आके तो ऐसा हो जाएगा कि ज्यादातर रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये जो मार्बल टाइप के सब्सटेंस है उसे ग्लासी सब्सटेंस बोलेंगे क्या? हाँ, ये ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है अलग अलग शेप्स के। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे ये वाला जो ये प्लेनो कॉनकेव है, ये डाइवर्ज कर रहा है, लाइट रे आई इसको दूर कर रहा है। और ये थोड़ा प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो ये लाइट रे को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, जो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है उसको सीधा कर दे रहा है। तो हम इससे ये भी देखते हैं कि लाइट इंडिविजुअली कैसे भी जहां जहां से पास होगी वहां वहां अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं ग्लास स्लैब। लेजर लाइट का यूज करके भी हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और लाइट बेंड हो रही है, लाइट रे यहां आ रही है नॉर्मल। अब ये एयर जो है वो लाइटर मीडियम है और ये ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, डेंसिटी ज्यादा है। तो जब लाइटर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जा रही तो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है और सीधा सीधा चल रही है। जब इस पॉइंट पे नॉर्मल ये रहा, जब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही तो नॉर्मल के दूसरे साइड जा रही, नॉर्मल से दूर जा रही। ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जितने भी चीजें हैं नेचर में, सबका एक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, एक कुछ जितनी डेंसिटी के मुताबिक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होते रहती है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c, एयर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम होती है, 99% करीब ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है, 0.75 रह जाती है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। सर ग्लास और सी प्लास्टिक मीन्स? में सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, 3 लाख मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट का 67.67 हिस्सा बच रहा है ग्लास और प्लास्टिक में। तो यानी कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, डायमंड में देखिए स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है। तो जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ मीडियम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम ये चीज देखेंगे कि वो हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है। ठीक है, तो ये चीज रही। और खैर अब आगे बढ़ते हैं।
तो लाइट रे जब लाइटर मीडियम से आ रही है तो ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास में अंदर आते ही ट्रेवल्स एट 2/3 द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कम है यहां पे, तो इस वजह से डेविएशन होता है, और फिर से यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फिर नॉर्मल हो जानी है, तो फिर नॉर्मल से अलग जाती है। अच्छा, ये डेविएशन क्यों होता है हम इसको भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि अच्छा ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में ये लाइट रे बेंड क्यों हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें रही। तो ये तो रहा रिफ्लेक्शन बाय ग्लास स्लैब। तो हम इस चीज को देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो कई सारे नॉर्मल डेली लाइफ के फिनोमेना हमें नजर आते हैं। पानी में अगर आप स्टिक डाल दें या कोई पेंसिल डाल दें तो हमें ये टेढ़ा सा नजर आता है कि जैसे कुछ मुड़ सी गई है पेंसिल या ये जो भी स्टिक है। और इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें नजर आता है, आप किसी कांच की ग्लास में पानी भर के उसमें नींबू डाल दें, नींबू बड़े दिखाई देने लगते हैं। अब पानी में किसी भी चीज को आप डाल दें वो थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। जो ग्लास स्लैब ऐसा होता है, किसी लिखी हुई लेटर्स के ऊपर अगर आप रखें तो लेटर्स ऐसा लगता है कि उभर के आ गए। और इसके अलावा ये ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन जो हम देखते हैं ये तो है ही। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ रिफ्रैक्शंस। अच्छा, अब आता है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों ऐसा लाइट रे अपना पाथ क्यों बदलती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसका आप एनालॉजी ये समझिए कि एक तरफ है स्मूथ पेवमेंट, एक तरफ बड़ी स्मूथ रोड है और दूसरी तरफ है मिट्टी वाला इलाका। तो अब जब लाइट, या आप कार के एग्जांपल से समझिए, कार जब आ रही है एक एंगल पे, तो जैसे ही ये ऐसे खराब एरिया पे एंटर करती है तो इसका ये जो पहिया है, ये पहला वाला पहिया, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो पहिया है जो इस टाइम पे ये है, इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड उतनी रहेगी, तो इसके चलते क्या होगा, ये गाड़ी थोड़ा मुड़ जाएगी। कीचड़ में आते ही गाड़ी थोड़ा सा मुड़ जाएगी नॉर्मल के डायरेक्शन में। वही चीज लाइट के साथ होता है कि जब लाइट एक एंगल पे आती है तो लाइट वेव फ्रंट्स में आती है। वेव फ्रंट, ये जैसे एक वेव फ्रंट है, तो इस पॉइंट पे आते ही इधर का जो वेव फ्रंट है ये धीमे चलेगा, और इधर का ये जो वेव फ्रंट है, इतना पूरा एरिया ये उसी स्पीड से चलेगा। तो ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट जो है ये इधर धीमा होता है, इधर उसी स्पीड से रहता है, तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट शिफ्ट हो जाता है दूसरे डायरेक्शन में। तो ये एक तरीके का एनालॉजी है समझाने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है वहां पे लाइट के केस में। तो वेव फ्रंट जो है, जो ये वेव फ्रंट, ये कह लीजिए कि वो होते हैं कि इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जैसे कि मैं आपको इसका एक और कुछ वीडियो दिखा सकता हूं। तो ये जैसे लाइट जो आती है, लाइट इस तरीके के वेव फ्रंट्स में आती है, ऐसे वेव फ्रंट्स। और जब ये अभी बिल्कुल 0 डिग्री कह लीजिए, तो वेव फ्रंट ये बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है एक तरीके से। लेकिन जब यही वेव फ्रंट कुछ एंगल पे आता है तो ये जैसे ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना हम प्रिज्म में देखते हैं, तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी डेविएशन ही हुआ, क्योंकि ये भी एक तरीके से रिफ्रैक्शन ही है। तो लाइट रे आती है वेव फ्रंट्स के फॉर्म में। अब ये यहां इस पॉइंट पे जो टकराई, तो इधर का जो वेव फ्रंट है ये धीमा होगा, इधर का वेव फ्रंट उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो इस वजह से ये धीमा होता है, ये तेज होता है, तो पूरा फुल वेव फ्रंट जो है वो पूरा का पूरा फुल वेव फ्रंट डिफ्लेक्ट होता है। और इसी वजह से डिस्पर्जन भी होता है।
अब क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग रंगों से मिलके बनी है, तो अलग अलग रंगों के वेव फ्रंट्स को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो रेड है, रेड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसमें कम डेविएशन होता है। वॉयलेट कलर, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो इनमें ज्यादा डेविएशन होता है। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो ये एनालॉजी आपको समझ में आती है यहां पे। सर वो कॉइन वाला कैसे हुआ था? कॉइन वाला चलिए बताते हैं। कॉइन के सेंस में ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपका बीकर था और ये आप देख रहे थे, कॉइन यहां रखा है, ठीक है, कि आपके विजन से थोड़ा सा दूर। अब पानी जो भरा है, कॉइन ये है, तो लाइट रे जो आएगी वो इस नॉर्मल से, अब क्योंकि डेंसर से लाइटर मीडियम में जा रही है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये कॉइन की लाइट जो अभी तक आपको दिख नहीं रही थी, जो यहां पे आपकी आंख होती तो आप कॉइन को देख पाते, लेकिन आपकी आंख यहां है तो आप कॉइन को नहीं देख पा रहे। लेकिन जैसे ही पानी डाल दिया वैसे ही ये लाइट रे जो यूं सीधा जा रही थी, वो लाइट रे डिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आ रही, तो आपको लग रहा है कि ये जो कॉइन है वो यहां पे पड़ा है। क्योंकि आप, हमारी आईज इस तरीके से बनी है कि हमारा ब्रेन परसीव करता है स्ट्रेट लाइट रेज, कि लाइट रेज आंखों पे तो आई, तो यानी कि ये चीज यहां कहीं पड़ी और सीधा सीधा लाइट आ रही है। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। और इसी वजह से चीजें फिर हमें अलग अलग पाथ में नजर आती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है कि जब वेव फ्रंट आते हैं, तो वेव फ्रंट जब आएंगे तो इनका डायरेक्शन इस वजह से चेंज होगा क्योंकि स्पीड चेंज होती है। तो जब अलग अलग वेव फ्रंट्स किस तरीके से, जैसे यहां पे वेवलेंथ, दो वेव्स के बीच की जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो अंदर ही बाउंड्री का है, तो वेवलेंथ कम हो रही है और स्पीड उतनी कांस्टेंट नहीं, स्पीड भी कम होगी वैसे। यही वेव्स जो लाइट के फॉर्म में हम देखते हैं, वेव्स तो पानी के फॉर्म में भी आती हैं। वेव्स का फिनोमेना वही है, नेचर जिस तरीके से काम करता है। तो पानी में भी अगर हम समंदर में देखें तो वेव्स के सेंस में होता है कि जो शोर होता है, जो समंदर का किनारा, यहां पे क्या होता है कि गहराई कम होती है। जो आप देख रहे हैं पानी की गहराई कम है, और जब पानी की गहराई कम होती है तो होता यह है कि वेव्स, अभी देखिए किस तरीके से आ रही हैं। जब ये वेव, अभी ये वेव जैसी समंदर के पास आती है तो इसका ये वेव फ्रंट जो कि कम गहराई में, इसमें कम स्पीड हो जाती है, और इधर ज्यादा गहराई में स्पीड उतनी ही रहती है। तो वेव फ्रंट जो है वो जब समंदर की शोर के नजदीक आता है, तो ये देखिए ये वेव फ्रंट, जैसे कि ये वेव फ्रंट समंदर के और पास आता है तो इधर वाली की स्पीड कम है, तो ये यही का ये यहां से यहां ही बढ़ता है सिर्फ, लेकिन इधर वाली वेव यहां से यहां बढ़ चुकी होती है, तो ये वेव टेढ़ी होके ऐसे हो जाती है। और नजदीक आती है जब समंदर के, तो ये यहां से यहीं, ये सिर्फ इतना ही बढ़ा है, लेकिन यहां से ये आगे बढ़ गई, तो अगला वेव फ्रंट ऐसे बनता है। इन्हें इस ऐसे तरीके के जो करंट्स होते हैं या वेव्स, इनको कहते हैं लॉन्ग शोर करंट। तो ये हमें वेव, पानी के वेव्स में भी नजर आता है ये रिफ्रैक्शन, कि जो शैलो एरिया है या जहां पे गहराई कम है, वहां पे वेव्स कंप्रेस होती और डायरेक्शन इनका चेंज होता है। तो ये चीज है कि तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाती है तो वेवलेंथ कम होती है, जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये चीज चलती है। तो अगर ये ज्यादा डेंसिटी है तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा,
और ज्यादा डेंसिटी तो और ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा डेंस होगा चीज। ठीक है, यही से कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम का और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का। लाइट के हिसाब से कौन ज्यादा डेंस है, लाइट के हिसाब से कौन रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आता है यहां से। तो अलग अलग मीडियम में, जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इतनी रही, पानी में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ग्लास में और कम हो जाएगी, डायमंड में और कम हो जाएगी, और इनका जो वेवलेंथ है ये घटता जाएगा अलग अलग मीडियम्स के मुकाबले या उनके मीडियम्स के मुताबिक। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिनोमेना है, और यही रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें अपने रियल लाइफ में कई जगहों पे नजर आता है। तो जैसे हम देखते हैं, कई बार आप बहुत गर्म इलाकों में अगर चले जाएं, रेगिस्तानी इलाकों में, तो कई बार लगता है कि आपको किसी चीजों की, ऊंचाई वाली चीजों की परछाई नजर आती है उन्हीं के नीचे। तो कई बार ऐसा आभास होता है कि नीचे कोई तालाब वालाब है, कि पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है, और इस चीज को कहा जाता है मिराज। आपको ये इल्यूजन ऑफ वाटर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स की हाइट से जो भी लाइट रे निकलती हैं, अब क्योंकि ये जमीन के पास वाली जो हवा है ये ज्यादा गर्म है, तो ज्यादा गर्म है तो ये लेस डेंस होगा, लेस डेंस, बहुत कम डेंसिटी होगी इसकी। तो होता क्या है, जो लाइट रे जा रही है इस हाइट से नीचे की तरफ, अब क्योंकि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जाते जाएगी, और डिफ्लेक्ट होते होते ये इतना डिफ्लेक्ट हो जाती है कि हमारी आंख में जब पड़ती है ये लाइट, तो हमारी आंख में जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं ये इसका इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि इसकी पत्तियों का। लेकिन हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है कि हम स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करते हैं कि लाइट आ रही है, स्ट्रेट लाइन से आ रही है। तो हमें हमारा दिमाग ही एहसास कराता है कि इसकी परछाई बन रही है, कि ये शैडो बन रही है इसकी। और शैडो भी नहीं कहेंगे, हम इसे इमेज कहेंगे, इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमारा दिमाग हमें बताता है कि जरूर यहाँ कोई तालाब होगा, कोई पानी का कोई बॉडी होगा, तभी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मछली पे निशाना लगाते टाइम मछली कहीं और होती है, हमें दिखाई कहीं और देती है। और इनफैक्ट जब गहराई भी कम होती है, मछली की गहराई अगर आप देखें तो एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है, ये अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, तो ये मछली रियलिटी में कितना है, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ इतनी है मछली की। और अपैरेंट आपको लगता क्या है कि मछली की गहराई सिर्फ इतनी है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है। और यही रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से ये भी चीज आती है कि हमारा एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स ऑफ गैसेस से बना है। तो जैसे जैसे ऊपर की जो गैसेस है इनमें ऑप्टिकली थिन है, ये इनकी डेंसिटी कम है, और जो जमीन के पास वाले जो लेयर्स हैं गैसेस की, ऑप्टिकली डेंस है, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, डेंसिटी ज्यादा है। तो इसके चलते रिफ्रैक्शन होता है, जो सितारों से आने वाली रोशनी भी रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है। तो इसकी वजह से तारा जहां पे होता है एक्चुअली थोड़ा अलग नजर आता है, कहीं और नजर आता है। तो स्टार की अपरेंट पोजीशन अलग है और रियल पोजीशन अलग है, क्योंकि ये डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ वो डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी, और यहां से फिर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ इस रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं। तो इन लॉज के बारे में हम जैसे देखें, तो पहला, जैसे कि रिफ्रैक्शन का एक लॉ तो ये है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो इमर्जेंट रे, ये जो इमर्ज होके आई, ये तीनों के तीनों विल लाई ऑन द सेम प्लेन। कि ऐसा नहीं कि लाइट रे आई और जब दूसरे मीडियम में एंटर कर रही तो वो यूं निकल जाएगी दूसरे प्लेन में, ऐसा नहीं होगा। वो सेम प्लेन में रहेंगी, जिस प्लेन से आई उसी से रिफ्रैक्शन, उसी से इमर्ज। और दूसरी चीज,
हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे हम म्यू, इस साइन को कहते हैं म्यू। तो म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ये जो साइन थीटा, इस एंगल का साइन थीटा और इस एंगल का साइन थीटा, तो ये सेम होगा। तो n1 साइन थीटा 1 पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन थीटा, ये बराबर होगा n2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम का ये थीटा का साइन, साइन थीटा 2। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का इनहेरेंट एक प्रॉपर्टी है कि लाइट उससे गुजरेगी तो कितना डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अपना एक होता है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो इसी तरीके से निकलेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर, कि लाइट रे आती है किसी एंगल पे तो कितना रिएक्शन का ये एंगल क्या है, ठीक है। तो लाइट रे आई इंसिडेंट रे, ये एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये म्यू साइन होता है। और ये कहां से आया, ये इसी तरीके से आया कि जो वेव्स होती हैं ये वेव फ्रंट में आती हैं। तो जैसे जैसे वेव, जैसे ये आप इमेजिन करिए ये एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट घुस गया है ग्लास में, तो ये इसका एंगल चेंज हो गया है। ये वाला वेव फ्रंट, इसका एंगल, ये एंगल क्या है, एंगल थीटा 2, ये वाला एंगल, और ये इसी के बराबर है, ये वाला थीटा 2 इसके थीटा 2 के बराबर है। तो साइन ऑफ थीटा 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2 ये हमें देगा v1 अपॉन v2 या फिर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा ये होता है वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन एंगल से भी रिलेशन है, वेलोसिटी से भी रिलेशन है कि इस वेलोसिटी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, और इस मीडियम में वेवलेंथ और इस मीडियम का वेवलेंथ। तो ये कनेक्टेड है पूरा सिस्टम इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ भी 10th वाले स्टूडेंट्स अभी है नहीं, इनको तो बाद में फिर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ये अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस में फिर थोड़े बहुत हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जैसे अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो यहां से आप लगा सकते हैं कि रियल डेप्थ अगर इतनी गहराई है तो आपको दिखाई देगी पानी में इतनी गहराई से। तो ये ऐसे भी सवाल बनते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि लाइट रे आई इस पॉइंट पे नॉर्मल अगर आप बनाए तो ये रहा नॉर्मल, तो ये डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, और नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी तो इस रे को एक्सटेंड करें तो ये लाइट रेज कन्वर्ज होते नजर आ रही है थोड़े ऊंचाई पे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे कि ये जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल। तो एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है एयर में, इज इंसिडेंट ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक ब्लॉक। एक प्लास्टिक का ब्लॉक है और इस प्लास्टिक के ब्लॉक के बारे में हमें बताया गया कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। कि ये एंगल, ये प्लास्टिक का केस, एयर, लाइट रे आई ये 45 डिग्री, नॉर्मल से 45 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड रे जो है ये ट्रेवल करती है एट द एंगल ऑफ 33 डिग्री, यानी कि थीटा 2 है 33। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लास्टिक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin थीटा 1 is equal to n2 sin थीटा 2। तो n1 sin थीटा 1 is equal to n2 sin थीटा 2। तो यहां से हमें ये चीज मिलेगी कि n1 is equal to ni sin थीटा 1। ये तो इन्होंने i और ये करके कर दिया। खैर ni ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो हम इस चीज में जब ये लगाएंगे तो ये क्या होगा, n1 sin थीटा 1
1 इंटू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू n2, यानी कि n2 ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक, n2 साइन थीटा 2 यानी कि साइन 33। तो अब साइन 45 की वैल्यू आपको रख देनी, साइन 33 की वैल्यू रख देनी, तो बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.3, यानी कि इससे एयर से तो ज्यादा ही। इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं, और कई बार ये n स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इससे भी जुड़ता है। तो ये हम देखते हैं कि ये स्नेल्स लॉ जो हम कहते हैं, ये स्नेल्स लॉ अलग अलग चीजों के लिए मैच करता है कि ये जो म्यू है, म्यू यहां से वेलोसिटी भी चेंज होता है लाइट का, वेलोसिटी की वजह से एंगल का बदलाव होता है और वेवलेंथ का भी बदलाव होता है, और म्यू से ही एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारे के सारे जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये सब म्यू से हो जाएंगे। ये वेलोसिटी यहां पे इतनी है, तो इस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, लाइट। तो म्यू का वैल्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल। म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ दिस अपॉन दैट। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों के बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके सवाल हम बाद में करेंगे। और अब खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के सेशन के लिए। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल